फ्रेंड्स, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल करेंगे। चलिए देखते हैं जो हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, क्या इसमें पढ़ना है, क्या करना है, कैसे कैसे क्या हुआ, इसकी खोज कैसे हुई, किसने की, क्यों की, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, वो सब देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखते हैं हमारा जो प्राचीन इतिहास का पहला अध्याय है जो हड़प्पा सभ्यता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। इसकी खोज 1921 में की गई। कब की गई? 1921 में की गई। किसने की? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। किसने की? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। इसके विस्तार की बात की जाए तो ये त्रिभुजाकार बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता को 3-4 नामों से जानते हैं, जैसे इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता, इसके 3 नाम है। कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तब भी 1921। कहीं दिया रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, तब भी 1921। अगर दिया रहा सैंधव सभ्यता की खोज कब हुई तो ये भी 1921 में हुई। तो इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसका विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार त्रिभुजाकार, मतलब त्रिभुज के आकार का इसका विस्तार है। त्रिभुज के आकार का इसका विस्तार है। त्रिभुज के आकार का इसका विस्तार है। त्रिभुजाकार इसका विस्तार था सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो इसका नामकरण हुआ था हड़प्पा सभ्यता, ये क्यों पड़ा था हड़प्पा सभ्यता, क्यों पड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खुदाई की गई थी। इसी हड़प्पा नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए कहा गया क्योंकि एक नदी होती है सिंध, उस नदी के किनारे ये बसा हुआ था। सिंध नदी के किनारे ये बसा हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और सिंधु घाटी, सिंधु नदी का नाम सैंधव भी कहा जाता है, इसलिए इसे सैंधव सभ्यता भी कहा गया। देखते हैं जो हमारा इसका जो हड़प्पा सभ्यता हमारा बसा था, इसका पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, मतलब कितने दूर तक ये फैला था ये देखते हैं। तो जो पूर्वी बिंदु था ये आलमगीर तक फैला था। इसका पश्चिमी बिंदु था ये सुरकोटदा में फैला हुआ था। उत्तरी बिंदु था जो मांदा में फैला हुआ था। दक्षिणी बिंदु था ये दायकाबाद में फैला था। इन लोगों की जीवन शैली कैसी थी? इनकी शैली थी मृद भांड शैली। जो ये भाषा प्रयोग करते थे, शैली प्रयोग करते थे, वो मृद भांड शैली प्रयोग करते थे। इनका निर्वाह कैसे होता था? क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे? तो ये कंदमूल खाते थे, मांस खाते थे, मछली खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे। ये एक तरफ से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रहते थे। इनकी फसलें क्या क्या थीं? ये गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, चावल, तिल, जौ आदि उत्पादित करते थे और इनसे अपना व्यापार करते थे। इनकी लिपि जो है भावात्मक लिपि है, इसमें भाव छुपे होते हैं, उसे लिपि, भावात्मक लिपि इनकी है। इनकी जो सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। आपके क्वेश्चन में इसी दिया रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके ये प्राचीन इतिहास है, इसमें कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं मिलेगी आपको। जिस तरह हमारे पुरातत्वविदों ने इसमें किताबों में दर्शाया है वही हम अध्ययन किए हैं, उसी तरह आपको बता रहे हैं। इसका कोई कब से कब तक ये चला था हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज तो 1921 में की गई। तब हमें पता चला कि एक हड़प्पा नामक स्थान पर एक सभ्यता बसी थी। उस सभ्यता को हड़प्पा नाम के स्थान की वजह से हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन इसमें कई प्रकार के मतभेद हैं। जैसे पुरातत्वविदों ने इसे माना है कि ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चला था। 1900 ईसा पूर्व तक चला था। लेकिन एक एजेंसी काम करती है जो कार्बन C14 है। कार्बन C14 है, एक एजेंसी है रेडियो कार्बन। इन्होंने इसका
इसका वो किया है, तो उन्होंने बताया है इसका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व। लेकिन सर्वाधिक अगर देखा जाए तो यही मान्य है सर्वाधिक, क्योंकि पुरातत्वविद वाला कम मान्य है। अगर हमसे एक क्वेश्चन और भी बनता है इसमें हड़प्पा सभ्यता में कि हड़प्पा सभ्यता वाले तलवार से परिचित थे या अपरिचित थे, तो इन्हें तलवार के बारे में कुछ नहीं पता था। तलवार कैसी होती थी, क्या होती थी, इन्हें नहीं पता था। ये तलवार से अपरिचित थे। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था, इसका मेन केंद्र, मेन सेंट्रल पॉइंट जो था, एक शहर था मोहनजोदड़ो। वो शहर इसका मेन पॉइंट माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। हड़प्पा सभ्यता से मोहनजोदड़ो से बहुत से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोहनजोदड़ो। ये एक शहर था, कैसा शहर था, ऊंचा और सुनियोजित शहर था, ऊंचा और सुनियोजित शहर था। इसका अर्थ देखें, इसका अर्थ भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इसमें क्या क्या पाए गए थे, बहुत ही सुनियोजित ढंग से शहर बसाया गया था। अगर देखें तो ये हड़प्पा का एक प्रकार से शहरी केंद्र माना जाता है। क्या माना जाता है, शहरी केंद्र। ये हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो एक प्रकार से शहरी केंद्र माना जाता है। मोहनजोदड़ो में एक दुर्ग हुआ करता था, दुर्ग जो किलेबंद हुआ करता था, किलेबंद हुआ करता था, मतलब चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें होती थीं, उसमें आप प्रवेश आसानी से नहीं कर पाते थे, बिना अनुमति के आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं जो इसकी विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो पहली इसकी विशेषता थी कि नालियों का सुव्यवस्थित रूप। आज के समय में शहरों में देखेंगे तो नालियों का व्यवस्थित रूप हमें अच्छी तरह से दिखाई देता है। सभी नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ मिलकर एक बड़ी नाले का निर्माण करती हैं, जो कहीं एक स्थान पर एकत्रित होकर मतलब शहरों से दूर चली जाती हैं। तो उसी प्रकार बहुत ही पुरानी हमारी सभ्यता थी, बहुत पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, जिसमें मोहनजोदड़ो एक शहर था, उसमें नालियों का व्यवस्थित रूप पहले से ही वो लोग इतना जानते थे कि उन्होंने अपनी नालियों का व्यवस्थित रूप कर लिया था, जिससे उनका जो ये शहर था स्वच्छ और क्लीन रहता था। हमारा जो दूसरा है गृह स्थापत्य, जो हमारे मोहनजोदड़ो शहर था, इस शहर के लोग जो थे वो अपने गृह मतलब घर की बनावट जो थी, बनावट ये एक नियोजित ढंग से कर रखे थे। मतलब ये नहीं कि एक घर इधर बना लें, एक घर इधर बना लें, एक घर इधर, बीच में रास्ता ही ना रहे। वो रास्ता देखकर घर को बनाते थे, जिससे सारा आवागमन बराबर हो सके। हमारा तीसरा था नियोजित शहर। मतलब इसे अगर देखा जाए, जिस तरह आज के समय में एक शहर की स्थापना अगर करनी होती है या किसी क्षेत्र को शहर घोषित करना होता है, तो उस शहर को ऐसे ही घोषित नहीं किया जा सकता। उसका शहर नाम इसलिए नहीं दिया जाता है, उसमें सारी व्यवस्थाएं, सारी उपलब्धताएं मौजूद होंगी, तभी उसे शहर केंद्र कहा जाएगा, तभी उसे शहर का नाम दिया जाएगा। तब मोहनजोदड़ो को ऐसे ही शहर नहीं कहा गया, ये एक नियोजित ढंग से बसाया गया था, एक नियम के अनुसार ये बसाया गया था, नियम के अनुसार बसाया गया था, जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं थी, इसलिए इसे नियोजित शहर भी कहा गया। हमारा जो चौथा है अन्नागार। क्या है अन्नागार? इसमें जो मोहनजोदड़ो शहर के थे ये कृषि भी करते थे। क्या करते थे? कृषि भी करते थे। कृषि के साक्ष्य मिले हैं, हल के प्रतिरूप मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कई साक्ष्य मिले, जिससे पता चलता है कि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये कृषि पर भी आधारित थे। ये कृषि भी करते थे, क्योंकि हमने आगे फसलों में बताया है कि गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा ये सब उत्पादित करते थे, तो बिना कृषि की सहायता के ये सब उत्पादित नहीं किया जा सकता है। तो जो अन्नागार था, ये जो अपने मतलब जो प्रयोग करते थे अनाज अपने खाने के लिए रख कर बाकी बचे अनाज को, एक बड़ा अन्नागार बना होता था, बड़ा अन्नागार, जो एक आयताकार अन्नागार था, आयताकार अन्नागार था, लंबाई चौड़ाई उसकी बराबर थी, छोटा बड़ा इतना नहीं था, एक विशाल, जिसे कह सकते हैं विशाल अन्नागार था, जिसमें वो लोग अपने अनाजों को रखते थे और एक निश्चित
एक निश्चित समय पर निश्चित मूल्य पर उसको बेचते थे, निश्चित समय पर निश्चित मूल्य पर बेचते थे। उसमें अन्नागार भी पाए जाते थे। एक प्रकार स्नानागार भी पाए जाते थे, विशाल स्नानागार पाए जाते थे। इन स्नानागारों को जब कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम हो तो इसमें जो लोग आते थे सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो आते थे उनके लिए स्नानागार होते थे, क्योंकि जब बाहर से आए 50-60 लोग तो उनके लिए बड़ा सा स्नानागार होना आवश्यक है, क्योंकि बिना स्नानागार के वो स्नान नहीं कर सकते थे। स्नानागार के ऊपर 4-5 कोठरियाँ बनी हुई थी जिसमें कपड़े बदलने के लिए जगह दी गई थी। मतलब अगर देखा जाए तो हमसे बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक नियोजित सभ्यता थी, क्योंकि इसमें पूरी व्यवस्थाएं दी हुई थी। अगला जो हमारा है दुर्ग, ये मोहनजोदड़ो जो था एक दुर्ग के आकार में बसा हुआ था। कैसा? दुर्ग के आकार में बसा हुआ था, जो कि किलेबंद शहर था। किलेबंद शहर था। इस शहर में बिना किसी अनुमति के आप प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो स्नानागार हुआ करते थे ये भी बड़े लंबे हुआ करते थे। दुर्ग जो होता था ये भी बहुत बड़ा होता था, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती थी जिसे फांद कर आप आसानी से नहीं जा सकते थे। इसमें सवाधान जो आदमी मरते थे या जिन्हें मतलब किसी भी कारण से जो मर जाते थे उनके लिए सवाधान की उपलब्धता भी कराई गई थी। सवाधानों से जो साक्ष्य मिला है हमें मोहनजोदड़ो में, इनमें कई प्रकार का साक्ष्य मिला है। सवाधानों में जब किसी आदमी को दफनाते थे तो उसमें कुछ धन संपदा भी रख देते थे, जिससे उनका साक्ष्य मिल सका है। इन्हीं धन संपदाओं से हमें ये साक्ष्य मिला कि सवाधानों में वो लोग जो कुछ अपनी कमाई हुई राशि थी उन्हें वो लोग उस सवाधानों में दफना देते थे। उनकी विलासिता की कुछ वस्तुएं थीं। अगला हमारा है विलासिता की वस्तुएं। क्या है? विलासिता की वस्तुएं, मतलब वो किस तरह से अपना व्यापार करते थे, क्या क्या चलाते थे, किससे उनको धन अर्जित होता था। मतलब विलासिता किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे, किस प्रकार से करते थे। उस विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत जैसे वो चक्कियाँ चलाते थे। क्या चलाते थे? चक्कियाँ चलाते थे। मृदभांड बनाते थे। सुइयाँ बनाते थे। ये कई कार्य करते थे। कृषि तो करते थे, कृषि तो उनका मूल व्यवसाय ही उनका कृषि था, क्योंकि कृषि से वहाँ पे बहुत से साक्ष्य मिले हैं जिससे हम ये साबित होता है कि ये कृषि भी करते थे। आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में किस किस स्थान से मिले। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी हमारा पूरा हड़प्पा सभ्यता आप समझ पाएंगे। तो जो हमारा विलासिता की वस्तुएं थी इसमें ये लोग चक्कियाँ, मृदभांड और सुइयाँ प्रयोग करते थे। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था इनसे क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो एक शेलखड़ी प्राप्त हुई थी, मनके प्राप्त हुए थे, जिप्सम प्राप्त हुए थे, जैस्पर हुए थे, फायोन्स हुए थे, शंख हुए थे, क्वार्टज हुए थे, पक्की मिट्टी हुई थी, कांसा। जो ये सारे वस्तुएं हैं ये हड़प्पा सभ्यता की जब उत्खनन हुआ इसका 1921 में। कब हुआ? 1921 में जब इसका उत्खनन किया गया तो ये ऐसे साक्ष्य मिले जिससे हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ें जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे और इसका व्यापार करते थे। इसके लिए ये कि मोहर बना के रखे थे, जो उनकी मोहरें अलग अलग होती थी, जिससे पहचान होता था कि कौन सी वस्तु कहाँ की है। ये अपनी मोहर लगाते थे। जैसे एक मोहर पे होता था पशुपति का चिन्ह होता था। पशुपति हड़प्पा सभ्यता में इसको महान दर्जा दिया गया है। एक मोहर पर छपा होता था कुबड़ा बैल। क्या? कुबड़ा बैल छपा हुआ था। कुबड़ा बैल एक पर छपा होता था। एक आमतौर पर एक जानवर छपा होता था। आमतौर पर एक जानवर। इसी तरह से ये अपनी अलग अलग मोहरें बना रखे थे, जिससे ये पता चलता था कि कौन सी वस्तु कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी। इसका जो निर्धारित होता था वो मोहरों से ही निर्धारित होता था। तो चलिए अब देखते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था
इसके जो मेन स्थान थे उन स्थानों से कौन कौन सी वस्तुएं या मतलब स्थान से जो कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, उन वस्तुओं को देखते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि कौन से स्थान से कौन सी वस्तु मिली थी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, इसलिए हम इसको इकट्ठा पढ़ा रहे हैं, आपको इकट्ठा कहीं नहीं मिलेगा। देखते हैं जो हमारा हड़प्पा सभ्यता थी, एक हड़प्पा नामक स्थान था, उस स्थान से क्या क्या मिली थी। तो हड़प्पा सभ्यता में पहले हमने बताया कि मोहर बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी। वो अपना हर एक प्रकार का जो वस्तुएं होती थी उन पर वस्तुओं के आधार पर एक अलग अलग मोहरे बनाए हुए थे। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। जैसे एक पर होता था पशुपति का चिन्ह, पशुपति का चिन्ह होता था, कुबड़ा बैल का चिन्ह होता था, कुबड़ा बैल का चिन्ह होता था। एक आमतौर पर जानवर का चिन्ह होता था, जानवर का चिन्ह होता था। इन हड़प्पा सभ्यता वालों ने अपनी मोहरें बना रखी थी। तो हड़प्पा नामक स्थान पर मोहर प्राप्त हुआ, तांबा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? तांबा। आभूषण जो लोग पहनते थे, वहाँ की औरतें पहनती थीं जो आभूषण, वो प्राप्त हुआ। सूचना पट प्राप्त हुआ। सूचना पट जो किसी मतलब सभागार लगाते थे, किसी को कुछ समझाना होता था तो एक सूचना पट होता था, उसी पर वो लोग समझाते थे। अगला जो हमारा है मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा सभ्यता का शहरी केंद्र है, नियोजित ढंग से बसाया गया है। इसको जब हम मोहनजोदड़ो पढ़ाए थे तो इसके जो खोजकर्ता हैं उनका नाम नहीं बताए थे। इनका नाम है राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी इसके खोजकर्ता हैं। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता है राखल दास बनर्जी। हड़प्पा का तो हमने बताया ही, दयाराम साहनी बताया ही है। मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी हो गए। इसमें मोहनजोदड़ो एक नियोजित ढंग से बसाया गया था। विशेषताओं में हमने बताया है कि अन्नागार और स्नानागार को तो बताया ही है, और अन्नागार पाए जाते थे, स्नानागार पाए जाते थे, ईंट के भट्ठे भी पाए जाते थे जो आज के समय में भी पाए जाते हैं। पशुपति बताए, इसी पशुपति का चिन्ह जो होता था वो मोहरों पर उन लोग बनवा के रखे थे। एक सभागार होता था, जैसे किसी को कुछ समझाना हो, 10-15 लोग को, 20 लोग को इकट्ठा करते थे, एक सभा आयोजित करते थे। उसी सभा को सभागार, एक स्थान होता था, उस स्थान पर जहाँ एकत्रित होते थे उस स्थान को सभागार कहा जाता था। एक स्थान था हमारा रोपड़। कौन सा स्थान था? रोपड़। रोपड़ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे? मानव और कुत्ता के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से हड़प्पा सभ्यता में जो एक स्थान है रोपड़, उसमें मानव और कुत्ता का जो साक्ष्य मिला है वो रोपड़ से मिला है। इस तरह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मानव, हड़प्पा सभ्यता में मानव का साक्ष्य किस स्थान से मिला है, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा रोपड़, तो उसी पे आपको टिक लगाना रहेगा। अगला हमारा जो स्थान है लोथल। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, लोथल और एक कालीबंगन है, उसको आगे बताते हैं। वो दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? सावधान। सावधान के बारे में हमने बताया ही, जो उनके यहाँ लोगों की मृत्यु होती थी उनको कैसे दफनाया जाता था, क्या क्या उसमें रखा जाता था, धन रखा जाता था और कई वस्तुएं भी रखी जाती थी जो उनसे संबंधित होती थी। बंदरगाह पाए गए लोथल में, सावधान पाए गए, बंदरगाह पाए गए, सूती वस्त्र उद्योग पाए गए। तभी से सूती वस्त्र उद्योग हमारा चलता आ रहा है। सूती वस्त्र उद्योग पाए गए, मनके पाए गए। अगला हमारा जो है रंगपुर, जो हड़प्पा सभ्यता का स्थान है रंगपुर, इसमें बंदरगाह के साक्ष्य मिला है, बंदरगाह पाए गए। एक हमारा है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो में कई कारखाने पाए गए, जैसे मनके बनाने के कारखाने, काजल बनाने के कारखाने, लिपस्टिक बनाने के कारखाने, कंघे बनाने के कारखाने, उस्तरे बनाने के कारखाने। ये सब जो कारखाने थे ये हमारे हड़प्पा सभ्यता की चन्हूदड़ो नामक स्थान पर पाए गए। अब आगे हम देखते हैं जो हमारा कालीबंगन है उसे। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं जो हमारा कालीबंगन था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तो कालीबंगन से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई थी? जूते खेत में हल के प्रतिरूप मिले थे। जूते खेत में हल के प्रतिरूप मिले थे। इसी तरह क्वेश्चन आएगा, जूते हुए खेत में हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आपका ऑप्शन होगा कालीबंगन। इसमें एक चूड़ियाँ भी मिली थी, कब्रिस्तान भी मिले थे। कालीबंगन में हमारे जूते खेत में हल के प्रतिरूप मिले थे, चूड़ियाँ मिली थी, कब्रिस्तान मिले थे। हमारा जो सुलकोटदा एक स्थान है, इसमें घोड़े के जीवाश्म मिले थे, अनोखी कब्रें मिली थी,
जो देखने में थोड़ी विचलित थी, अनोखी लग रही थी, अनोखी खबरें मिली थी। इसी तरह हमने हड़प्पा सभ्यता से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको एक एक हेडिंग करके आप लोगों को बताया। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए। जय हिंद।